ओके, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी कि हम इसमें टोटल लेने वाले हैं 6 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज का। ये सेकेंड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार की घटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। तो कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश आचरण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है, तो पहले हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। यानी हमें कह रहा है कि जब हम एक पार्ट को या एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में रब करते हैं, एग्जाम्पल में हमें दिया है कि जैसे रेशम के कपड़े के ऊपर कांच की छड़ को हम घिसते हैं, है ना। सिल्क क्लॉथ के ऊपर जब हम क्या करते हैं, किसी ग्लास रॉड को हम रब करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है। और सेम फेनोमेनन, इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमें अदर ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल ऊन एंड रबर रॉड, है ना, या प्लास्टिक रॉड। ठीक है, तो इनके साथ भी हमें ऑब्जर्व होता है। या फिर तुमने देखा होगा एग्जांपल क्या होगा, अगर हम प्लास्टिक ऐसे एक पेन को लेंगे, अगर हम रब करेंगे, है ना, ड्राई हेयर में, तो उसमें भी कुछ चार्ज आता है और कुछ टाइम बाद अगर उसको हम पेपर के पीसेस के पास ले जाएंगे तो पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमें कह रहा है कि ये जो सारे ऑब्जर्वेशन है, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है, या क्या ये इस लॉ के लिए मान्य है, क्या कंसिस्टेंट ये इस लॉ के ऊपर काम करता है। तो हमें बहुत सिंपल सा है, हमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ठीक है, तो जब सपोज करो कि ये हमारे पास कोई एक रॉड है, ये सपोज कोई एक रॉड है, ठीक है, और ये सपोज मेरे पास एक क्या है, क्लॉथ है। ये सिल्क है जो अभी हमने एग्जांपल में देखा, और ये ग्लास है। अब जब इसको मैं इसके साथ में रब करता हूं, या फिर मान लो कि सिल्क, और ये तो आपने देखा होगा एग्जांपल, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है एक्स, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है वाई। ठीक है, जब मैं x को y के साथ रब करूंगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब मैं इस x को इस y के साथ रब करूंगा, तो जब रब करूंगा तो यहाँ पे कुछ क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस एनर्जी से क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, सपोज करो, या फिर यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है। तो रब करने से क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट में कुछ एनर्जीज आएंगे। अब एनर्जी आने से क्या होगा, एनर्जी मिलने से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो रॉड के ऊपर हैं, जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन जो रॉड के ऊपर होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, ठीक है, अगर कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये थोड़ा सा जब रब करेंगे तो ये और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, इनके पास और ज्यादा एनर्जी आ जाएगा। जब इनके पास और ज्यादा एनर्जी आएगा, ये जब और ज्यादा एक्साइटेड होंगे तो ये और ज्यादा मूव करेंगे। अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ रब करूंगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यहां से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सपोज कि यहाँ पे n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुए, तो इस ऑब्जेक्ट में से सपोज n इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सपोज पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो n इलेक्ट्रॉन था, स्मॉल n, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो गए कहाँ पे, इसमें। इसको मैं n1 ले लेता हूं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, या nx ले लेते हैं x वाले के लिए, और यहाँ पे ny इलेक्ट्रॉन थे, पहले ये था। अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, ये nx ने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दे दिया, तो सपोज ns ने n इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इसने n इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास क्या हो गया, इसने n इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके पास प्लस n इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। पहले इसके पास कितना चार्ज था, तो पहले टोटल चार्ज था q इज इक्वल टू 0 था। क्यों 0 था,
तो देखो रीजन ये था कि जब x की बात कर रहा हूं मैं, तो x के पास टोटल चार्ज मैंने कहा जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि nx इलेक्ट्रॉन प्लस, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो nx प्रोटॉन, ये था। इस तरह से टोटल चार्ज की कितनी थी? जीरो। सिमिलरली जब मैं y की बात करता हूं तो y के पास भी टोटल चार्ज था जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पे था ny इलेक्ट्रॉन था प्लस ny प्रोटॉन था, यानी पॉजिटिव। इस तरह टोटल चार्ज कितना था? जीरो था। तो जब इसने इतने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसके पास क्या हुआ? इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि अब इसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? अब ये जो ny था, इसने क्या किया? इसने एक्सेप्ट किया इस n इलेक्ट्रॉन को। अब ये क्या हो गया? ये इस n इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर? यानी कि हमारा ये जो nx ऑब्जेक्ट था, ये हमारा nx ऑब्जेक्ट अब कैसा हो गया? तो ये जो nx ऑब्जेक्ट था हमारा, ये हमारा nx ऑब्जेक्ट अब हो गया है n इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसने डोनेट कर दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसकी चार्ज जो है वो प्लस है। ठीक है? अब इसने n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हुआ? ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी अब इसका चार्ज माइनस क्यू है। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम की बात करूं तो ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे, ये पूरा सिस्टम का अभी भी टोटल चार्ज जो है वो कितना है? वो है n पॉजिटिव चार्ज रॉड के लिए और n नेगेटिव चार्ज किसके लिए? इस सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, y के लिए। इस तरह से अभी भी टोटल चार्ज कितना है? जीरो है। यानी कि ये क्या करता है? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए ओबे करता है, यानी उसके लिए मान्य रखता है, सामंजस्य रखता है। समझ में? अभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यानी टोटल चार्ज अभी भी जीरो है, लेकिन अब किसका? अब ये पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो है। क्लियर हो गया? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 डेरिवेशन है। आपको पता है डेरिवेशन को, डेरिवेटिव जो होते हैं वो सिंपल होता है ना? हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ओके। तो हमें कह रहा है कि चार बिंदु ऑब्वियस क्यू ए बी सी डी है, तो हम इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे सी और इसको ले लेंगे हम यहाँ पे डी। अब कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए क्यू बी क्यू सी एंड क्यू डी। तो हम पहले लोकेट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्ष पर आवेश है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है सेंटीमीटर में 10 और ये भी 10। अब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, सपोज ये हो गया कॉर्नर, तो यहाँ पे एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे भी एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे भी एक पॉइंट चार्ज है। कितना है? तो ए पर जो है वो है, हम इसको ले लेते हैं क्यू ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये है 2 माइक्रोकूलम का है, यानी कि ये हो गया क्यू ए। थोड़ा फिगर को ड्रॉ करने टाइम प्रॉब्लम ना हो तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया क्यू ए, ये हो गया हमारा क्यू बी, इसको मैं ले लूंगा क्यू सी और यहाँ पे जो है वो है क्यू डी। तो क्यू ए है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी की जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे वो है -5 माइक्रोकूलम का। क्यू सी जो है हमारे पास वो है यहाँ पे वापस से 2 माइक्रोकूलम। ठीक है? और जो क्यू डी है हमारे पास वो है -5 माइक्रोकूलम। क्लियर हो गया? ओके। अब हमें कह रहा है कि अब इसको पहले हम जोड़ देते हैं एक लाइन से, यहां से लेके मैं इसको जोड़ देता हूं यहाँ पे। थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं ना, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। ओके। सेकंड हमें जो लाइन दिया है वो, इसको भी हम जोड़ देते हैं तो हमें मिड पॉइंट मिल गया, ये रहा इसका मिड पॉइंट। ओके। तो कह रहा है कि हमें वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। यानी इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये सेंटर पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है? वो है 1 माइक्रोकूलम। इसको मैं ले लेता हूँ O और इस चार्ज को मैं ले लेता हूँ QO। तो हमें QO की वैल्यू दिया हुआ है, QO कितना है? तो वो है 1 माइक्रोकूलम। क्लियर?
+1 माइक्रोकुलम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हम अब चार्ज के साइन देख लेते हैं। A प्लस है, B जो है वो माइनस चार्ज है, C वापस से यहाँ पे जो है वो प्लस है, D जो है वो माइनस चार्ज है और ये जो है वो प्लस है। ठीक है, तो प्लस को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमें कह रहा है कि इस O पे जो चार्ज है यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए पहले हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम पहले देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होगा। हम ले लेते हैं एज वी नो दैट करके, एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं भाई? हम कुछ नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? तो AC इज इक्वल टू BD होगा, है ना। सो देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD। क्लियर? ओके, अब ये फाइंड कर लेते हैं पहले। पहले फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल ले लेते हैं हम ABC। क्या हो जाएगा? तो ABCD ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हो जाएगा। ओके, तो इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया? तो मुझे मिल जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 मीन्स 200। तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, therefore AC is equal to अंडर रूट 200 यानी कि 10√2। क्लियर? ओके, तो हमें क्या मिलेगा? therefore AO is equal to AC by 2। तो AO is equal to OC is equal to BO is equal to OD is equal to AC by 2 यानी कि 5√2 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसे हम नहीं फाइंड करते तो भी चल जाता, हाँ, लेकिन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसको फाइंड करने की, क्योंकि आंसर आपको पता ही होगा कि आंसर आएगा 0। ओके, देख लेते हैं क्या होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं। F क्या हो जाएगा? तो वेक्टर FO इज इक्वल टू F, कहाँ कहाँ से लग रहा है? OA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD, यही है। क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। क्लियर? ओके, अब देखो AO कितना होगा, तो FOA इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा होगा? रिपल्सन टाइप का होगा, यानी कि ये डायरेक्शन में हमें फोर्स लगेगा। FOA का डायरेक्शन ये होगा, OC का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी मुझे मिलेगा FOC मिलेगा, है ना। तो इज इक्वल टू में क्या ले लेता हूं? FOC ले लूं, खाली माइनस में क्यों होगा ये? तो इसका सिंपल सा है, क्या होगा? तो यहाँ पे है QA इज इक्वल टू QC, आपको दिख रहा है ना, QA इज इक्वल टू QC है ना। तो ये है, तो मुझे, और डिस्टेंस क्या है? तो RAO इज इक्वल टू RCO है। जब ये दोनों इक्वल है तो मुझे फोर्स इक्वल मिलेगा, लेकिन साफ दिख रहा है कि म्यूचुअली अपोजिट है। क्लियर? सिमिलरली हम देख लेते हैं नाउ करके, क्या देख लेंगे? सेकेंड वाला फोर्स देख लेते हैं हम। FOD इज इक्वल टू FOB हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन नेगेटिव में सेम टू सेम है। QD इज इक्वल टू Q क्या है? B है, और सेम टू सेम ROD इज इक्वल टू ROB। क्लियर? ओके, तो अपोजिट है, म्यूचुअली अपोजिट है दोनों के दोनों, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो इस हिसाब से हमें क्या मिला? FOA प्लस FOC इज इक्वल टू 0, है ना। एंड FOD प्लस FOC इज इक्वल टू 0, मैंने कहा ना इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने खाली सॉल्व कर दिया। सो देयरफॉर FO इज इक्वल टू 0 प्लस 0, सो देयरफॉर FO इज इक्वल टू 0, मोड करूंगा तो भी 0 ही आएगा। तो क्या होगा? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज
1 माइक्रोकूलम एट द प्लेस एट द सेंटर इज 0। क्लियर हो गया? यानी केंद्र पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले कुल परिणामी बल का मान क्या है? 0 है। ओके, नेक्स्ट। अगला हमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। तो हमें कह रहा है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। व्हाई नॉट? ओके, तो सपोज करो कि ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है। मैंने ये कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया, क्यू, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो, एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। अब ये सपोज क्या है, इस चार्ज पार्टिकल के लिए इसको जो है मैंने ले लिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, यहां से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वन डायमेंशन नहीं होता है। अगर पॉजिटिव है तो ये जो फील्ड लाइन होगा यहाँ पे ये वन डायमेंशन नहीं है, कैसा है? थ्री डायमेंशनल है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कहां तक होगा? इंफिनिटी तक होगा। एक पर्टिकुलर क्या है, एक मैग्नीट्यूड के साथ ये वैल्यू कैसा होगा? थ्री डायमेंशनल होगा, है ना? एक निश्चित मान वाला, जैसे यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है E1 है सपोज, यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू U2 है। तो ऐसे वो इंफिनिटी तक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहता है। लेकिन क्या होगा, तो इसका थ्री डायमेंशनली कंटिन्यूस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और इंफिनिटी तक है, इसलिए इसके वैल्यू कहीं पे भी ब्रेक होती नहीं, यानी कहीं पे भी ये एकाएक क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं, समझ में? और थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दूसरा कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो सतह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो हमें कह रहा है कि दो क्षैतिज रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो हमने कहा था कि फील्ड लाइन कैसा है, तो फील्ड लाइन जो होता है वो एक्चुअली में इमेजिनरी लाइंस होते हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन होते हैं, जो उसकी लाक्षणिकता को दर्शाता है। और हमने कहा कि ये लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और जाता है नेगेटिव की तरफ। ऐसे कंडीशन में अगर इस फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं कर्व ड्रॉ करता हूं तो ये कर्व क्या करता है, उस सर्टेन पॉइंट के लिए मुझे डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दर्शाता है, ठीक है ना? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब अगर मैं कहता हूं कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, सपोज ये एक फील्ड लाइन है और ये एक फील्ड लाइन काट रहे हैं, तो ये कब, अगर मैं सपोज यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा दो फील्ड लाइन के ऊपर, तो अगर इस इंटरसेक्ट लाइन के लिए, तो मुझे एक डायरेक्शन इधर मिल रहा है और एक डायरेक्शन इधर मिल रहा है। तो अगर मैं सर्टेन टू पॉइंट्स के लिए अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करता हूं, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये टेंजेंट मुझे इस दोनों फील्ड लाइन के दो डिफरेंट डायरेक्शन को शो कर रहा है। और फील्ड लाइन के लिए यही टू डिफरेंट डायरेक्शन क्या है, एक सिंगल फील्ड लाइंस के लिए, यानी कि एक तरह के चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला फील्ड लाइन क्या करता है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन है, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर ये दो लाइन दो डायरेक्शन शो करेगा तो इसका मतलब है फील्ड लाइन के टू डिफरेंट डायरेक्शन है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या होगा कि कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट है, यानी कि जो स्पर्शक है, वो उसके दो दिशा को दर्शाएगी। और किसी भी फील्ड लाइंस के लिए, यानी किसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए दो दिशा यानी कि टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है, हम एक्सप्लेन करके लिखना है। एग्जांपल में हम यही देंगे कि टेंजेंट ड्रॉ जो करेंगे वो टेंजेंट क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को शो करेगा। अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका टेंजेंट टू डिफरेंट डायरेक्शन को शो करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ओके, तो अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन नंबर 8 में। वापस से डेरिवेशन है तो सिंपल हो जाएगा फिर से हमारे लिए, है ना? तो देखते हैं फिर से सॉल्यूशन। ओके, तो हमें पहले कुछ दिया हुआ है तो ले लेते हैं। दो बिंदु आवेश क्यू ए क्यू बी है, तो कह रहा है कि निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हमें कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो हम पहले ले लेते हैं टू चार्जेस का डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे हम। तो मैं एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये हो गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्यू ए को, ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया यहाँ पे क्यू बी। क्लियर? और ये जो हमें डिस्टेंस दिया है यहाँ पे क्यू ए और क्यू बी का, ये डिस्टेंस हमें कह रहा है कि कितना है, 20 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और हमें कितना दिया है, तो हमें कह रहा है कि QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम और QB हमें दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम। क्लियर, ओके। और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच का, तो मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस को R ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो हमें कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग टू चार्जेस, यानी कि दो आवेशों को जोड़ने वाले जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, ये यहाँ पे हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर। इसको मैं ले लेता हूँ AB है, इसको मैं लेता हूँ O, मिड पॉइंट है तो O ले लूंगा। यहाँ पे हमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मिड पॉइंट होगा तो मुझे पता है कि डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस भी हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो मैं इसको ले लेता हूँ RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, ओके। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, पहला क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं क्या होगा। तो EO इज इक्वल टू, वेक्टर में हम ले लेते हैं डायरेक्शन के साथ, EO इज इक्वल टू क्या होगा, तो हमें यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो देखो यही मेन चीज है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये डायरेक्शन में होगा, ये होगा। नेगेटिव है तो अंदर के साइड में होगा, तो इस पॉइंट O के लिए नेगेटिव का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा, यानी कि हमें मिलेगा EB, ये मिलेगा। ओके। तो हमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E, वो क्या होगा, वो मेरे ख्याल से होगा EA प्लस EB, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर E इज इक्वल टू EA आई कैप प्लस EB आई कैप। क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। तो मुझे मिलेगा EA प्लस EB आई कैप। ठीक है, ओके। तो हमें क्या मिल रहा है, EA की वैल्यू, तो एक ही फॉर्मूला है KQA बाई क्या हो जाएगा R, ठीक है ना, सॉरी R² प्लस कितना होगा K, क्योंकि आई कैप तो हमने ले लिया है, सॉरी। तो कितना हो जाएगा KQB अपॉन R²। पता है ना आपको, मैग्नीट्यूड है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, तो हमें डायरेक्ट आंसर कितना मिल गया। तो दोनों चार्ज सेम है तो मुझे मिल जाएगा, डिस्टेंस भी सेम है, तो 2KQ अपॉन R² इंटू आई कैप ले सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों ही आई कैप है, दोनों सेम है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, EA मोड ऑफ EA इज इक्वल टू मोड ऑफ EB है। ठीक है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। क्यों है ऐसा, तो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 0.1 मीटर एंड QA इज इक्वल टू QB, मोड करेंगे तो हमें मिल रहा है 3 माइक्रोकूलम। क्लियर, ओके। तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻, कितना है यहाँ पे, तो वो है -6, क्योंकि माइक्रोकूलम में है, अपॉन कितना होगा 10 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻1, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड सही करने के लिए स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा कितना, तो 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा करके हम कर सकते हैं, तो 54 इंटू 10⁻, कितना हो गया 3, अपॉन कितना हो जाएगा 1 है, तो 10⁻⁻2 है ना, ये मिलेगा हमें आई कैप। क्लियर। तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा 5.4 इंटू 10⁻, देखो 5.4 करूंगा तो यहाँ पे 4 होगा, ये 2 गया, तो 5.4 इंटू 10⁻, इंटू 6 आई कैप न्यूटन पर कूलम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। क्लियर, ओके। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, तो सेकंड कह रहा है कि यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम परिणाम का कोई ऋण आवेश, परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश में कितना बल का अनुभव होगा। तो हमें कह रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड at this point, what is the force experienced by the test charge।
यानी कि अब जो ये O है ना, यहाँ पे एक हमने दूसरा चार्ज रख दिया QO, तो हमें कह रहा है इसके ऊपर फोर्स कितना होगा। तो सिंपल सा है, द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू वेक्टर EO इंटू QO। क्लियर। तो EO की वैल्यू कितनी आई थी, तो हमें EO की वैल्यू मिला था कितना, 5.4 इंटू 10⁶, और QO की वैल्यू कितनी है, आई कैप न्यूटन था, और इसकी वैल्यू है, हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं पहले। तो हमें क्या दिया हुआ है, QO इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0, यानी 8.10 इंटू 10⁻³ न्यूटन, आई कैप न्यूटन है ना। तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप न्यूटन। सही है, अब एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। तो नेट फोर्स कितना है, तो क्यूओ पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो है 8.10 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5.4 इंटू 10⁶ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ओके, नेक्स्ट हमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA QB क्रमशः दो बिंदुओं A और B पर हैं, यानी हमें कह रहा है कि Z एक्सिस पे साफ साफ दिख रहा है। तो कह रहा है निकाय कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो। कह रहा है कि हमें सिस्टम ऑफ टू चार्ज है QA QB लोकेटेड एट 15 एंड +15 -15, so this coordinate present the charge is placed on the Z axis. So we have the question, that is what is the dipole moment and net charge. Okay, so first we are going to take the dimensions. So let this is a Cartesian coordinate. Clear. I am taking this is Z axis, this one let Y axis, and this is Z dash, and I am going to take this one is X axis. Clear. Okay, so here QA is equal to 2.5 into 10⁻⁷ coulomb, QB is equal to -2.5 into 10⁻⁷ coulomb, and we have point A, coordinate of point A, that is 0 0 -15 centimeter, and coordinate for this charge means B is equal to 0 0 plus 15 centimeter. Clear. Okay, so one charge is here, and that is QB in positive side, and one charge is here, that is QA in the negative side. So this is 15 centimeter, and this is also 15 centimeter. One is positive, one is negative. This is -15, this is +15. क्लियर। तो एक QB है जो प्लस में है, धनात्मक भाग में है, QA है जो माइनस है, जो ऋणात्मक भाग है। दोनों के बीच की जो दूरी दिया है वो हमें समान है। क्लियर, ठीक है। तो दोनों के बीच की जो दूरी दिया है वो हमें समान दिया हुआ है, और हमें ये मान दिया है। तो हमें कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज है QB, यहाँ पे एक चार्ज है QA। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो QA प्लस QB इज इक्वल टू प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस 2.5 इंटू 10⁻⁷, maybe this one is plus and this one is negative minus. Okay, so the net charge is 0. Clear. तो नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे 0 है, तो कुल आवेश का मान 0 है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना होता है, तो Q इंटू डी, आपको याद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन जब चार्ज है, तो एक का मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लग सकता हूँ, दोनों में से किसी की एक वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁷, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 15 + 15, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि तो मुझे यहाँ पे D मिल जाएगा, D इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो मैं इसको लिख लूंगा 3 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो कितना होगा, तो 7.5 इंटू 10 कितना हो गया, -8 कूलम मीटर। क्लियर। ओके,
कैलकुलेशन सही है ना? 2.5 इंटू 3 7.5 -1 -7 तो -8। ओके क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट फाइनल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10। हमें कह रहा है कि 4 इंटू, तो हमें डाइपोल मोमेंट दिया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद अ डाइपोल मोमेंट। सो वी हैव द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, that is P is equal to 4 into 10 raised to minus 9 कूलम। और हमें एंगल दिया हुआ है थीटा कितना है, वो है 30 डिग्री। क्लियर। कह रहा है कि विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 रेज टू 4 न्यूटन पर कूलम। तो हमें कह रहा है कि परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी कि 5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के दिशा के साथ रखा गया है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हुआ है, वो है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमें पूछा है कि द्विध्रुव पर कार्य बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क है ना। तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। सिंपल सा है, टाउ इज इक्वल टू मेरे ख्याल से होता है पी साइन थीटा। तो हो गया आंसर। पी है 4 इंटू 10⁻⁹ ई दिया हुआ है हमें कितना है, तो 5 इंटू 10⁻⁴। थीटा है 30, तो साइन 30। तो आंसर हो गया 20 इंटू 10⁻⁵ और 30 हो गया 1/2। तो मेरे ख्याल से आंसर हो जाएगा 10⁻⁴। कैसे? तो ये रहा, प्लस करूंगा +1 तो -5 +1 तो -4 न्यूटन मीटर। क्लियर। तो यहाँ पे मैं जो फेस कैम था वो बंद हो गया है क्योंकि अचानक से पावर चला गया। बाकी कंप्यूटर जो है वो इन्वर्टर पे चालू हो गया है, सॉरी यूपीएस से चालू हो गया है। तो इसलिए वीडियो तो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जो कुछ थ्योरेटिकल था, यहाँ पे थ्योरी मैंने लिखा नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको रिवाइज करके एक बार वापस से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पॉज करके आप सारे सॉल्यूशन को नोट भी कर सकते हो। और लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बाद में बगल में जो बेल है उसको क्लिक कर देना। बेल को क्लिक करने के बाद में आपको जो मेरे सारे वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।